जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, मल्टीपल लोन्स डिफॉल्ट हो चुके हैं, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट हो चुके हैं और अब रिकवरी एजेंट लीगल नोटिस भेजने की धमकी दे रहा है या फिर बैंक लीगल नोटिस भेज भी रही है। कभी आपके व्हाट्सएप पर, कभी आपके घर पर, कभी आपके मेल पर या तो फिर कभी आपके एसएमएस पर। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कौन से नोटिस का जवाब देना है और कौन से नोटिस को इग्नोर करना, और कौन सा नोटिस फेक है और कौन सा नोटिस रियल है। तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं सबसे ऑथेंटिक तरीका अपने लीगल नोटिस को चेक करने का कि वो रियल है या फिर रियल नहीं है। ठीक है, और मैं आपको कोर्ट का जो समन आता है ना, उसको चेक करने का तरीका भी बता दूंगा इसके अंदर। ठीक है, अब ये वीडियो क्यों बनाना पड़ रहा है मैं आप लोगों को बता देता हूँ सबसे पहले तो। ठीक है, हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उनका आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास हो गया। अब उन्होंने अवार्ड की कॉपी हमें भेजी, मैंने चेक करा, तो मैंने देखा, मैंने बोला कि आपने कोई जवाब वगैरह नहीं दिया। कह रहा सर जवाब क्या देना, वो तो फेक नोटिस था। मैंने बोला फेक नोटिस था, कौन बोला आपको? तो कहता है सर हमारे यहाँ पर एक हमारे भैया है, वो इस चीज़ के जानकार है, वो इसके बारे में बता दें। मैंने बोला भाई साहब उन भैया से या तो बात करवा दो, या तो वो क्या करते हैं। तो वो गया होंगे भैया से बात करवाने। तो मैंने बोला कि भाई साहब ये आपने, इनको आर्बिट्रेशन का नोटिस आया था, आपने इनको क्या बताया? तो कहता है कि भाई साहब वो तो फेक होता है, लोन में तो ऐसा कोई नोटिस ही नहीं आता। मैंने बोला आप करते क्या हो? कह रहा मेरी फ़ोन की दुकान है, मैं डॉक्यूमेंट बनाऊँ। मैंने बोला यार हो गया बेटा, मैंने जो सब्सक्राइबर था उनको बोल दिया बेड़ा गर्क हो गया, अब आपको इस पे चैलेंज नोटिस वगैरह लगवाना पड़ेगा। ठीक है, वरना आपको आगे चल के परेशानी हो सकती है। तो सबसे पहले तो जान लो कि आप जिस भी फ़ोन वाले भैया से या फिर जिससे नोटिस चेक करवा लेते हो ना, कहीं से भी कोई पढ़े लिख के हल्के फुल्के जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, उनसे नोटिस चेक नहीं करवाना। या तो आप किसी एक्सपर्ट से चेक करवाओ, या तो खुद ही एक्सपर्ट बनो। सबसे बढ़िया बात है, अगर आपका लोन खुद चल रहा है तो आप सबसे पहले खुद एक्सपर्ट बनने की ट्राई करो। कैसे बना जाता है खुद से एक्सपर्ट, मैं बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, देखो नोटिस पहले 4-5 तरीके के होते हैं जो कि आपको लोन डिफॉल्ट के केसेस में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो कि रियल होते हैं। अब फेक नोटिस पे आ जाता है। फेक नोटिस हमेशा आपको जब शुरुआत में आपका पहला महीना चल रहा होगा लोन डिफ़ॉल्ट का, ठीक है? तब आपको अलग-अलग तरीके के रिकवरी एजेंट कभी मैसेजेस में भेजेंगे, तो कभी व्हाट्सएप के मैसेज में भेजेंगे, एसएमएस में भी भेजते हैं ये लोग, ठीक है? जिसके अंदर कुछ ऐसी बातें लिखी रहेंगी, जैसे मान लो उनको देख के बता सकते हो आप। स्टैम्प पेपर टाइप का कुछ रहेगा, उसपे लिखा रहेगा कि फलाना-ढिमकाना लोन आपने नहीं भरा शाम तक, तो आपको जेल हो जाएगी। अरे! उसमें तुम्हारा नाम भी नहीं लिखा रहता कइयों बार, सबसे बड़ी बात। उसमें नाम भी नहीं लिखा रहता है, समझ रहे हो ना? नाम लिखा रहेगा, ना कोर्ट की मोहर होगी। आपको समझना है सबसे पहली बात तो कि आपने लोन डिफ़ॉल्ट करा है, तो ऐसे ही आपको किसी कोर्ट का ना वो नहीं आ जाएगा समन पहले तो, 3, 4, 5 महीने तक तो कम से कम। आपको एडवोकेट के पैनल के थ्रू नोटिस रिसीव होंगे। आपको चेक कैसे करना है वो नोटिस रियल है? सबसे पहले तो उस एडवोकेट का जो पैनल है, उसको चेक करो कि वो जेन्युइन है कि नहीं है, ठीक है? ओके। और सेकंड चीज़ चेक करो उस पे कोई सिग्नेचर या फिर किसी प्रकार की कोई मोहर है या नहीं है। ओके। अब कई लोगों का एक ना बहुत सारे लोगों की मिस्टेक ये रहती है कि वो लोग सोचते हैं कि अगर हमें ऑफलाइन नोटिस रिसीव हो रहा तो वो रियल नोटिस है। अगर हमें ऑनलाइन किसी प्रकार का मान लो व्हाट्सएप पर, ईमेल पर या फिर अपना एसएमएस पर, या फिर एक लिंक होती है ना, एक लिंक भी आती है कई बार, ठीक है? उनके अंदर नोटिस मिल रहे हैं तो वो रियल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जितने रियल नोटिस ऑफलाइन को माना जाता है, उतना ही रियल नोटिस ऑनलाइन को भी माना जाता है, उसको भी मान्यता प्राप्त है। अगर आपने अपनी मेल खोली है, उसको देखा है, डबल स्किन हुआ है, तो भाई उसको ये माना जाएगा कि आपने नोटिस रिसीव कर लिया है। सबसे पहले क्या चेक करें? सिग्नेचर चेक करें, मोहर चेक करें कि उसके एडवोकेट की है कि नहीं, और बाकी वहाँ पर बैंक की पूरी डिटेल रहेंगी कि आपने इस बैंक से इतना लोन लिया। वहाँ पर ये भी लिखा रहता है कि मैं जो एडवोकेट हूँ वो इस बैंक के थ्रू हूँ, ठीक है? ओके। आपकी पूरी डिटेल रहेगी, मतलब आपका नाम, एड्रेस वगैरह वहाँ पर रहेगा, ठीक है? एक नोटिस का रेफरेंस नंबर होता है वो रहेगा, ओके? और जो भी पूरा माल मसाला होगा, मतलब जो उनका फैक्ट होंगे वो लिखे रहेंगे केस के, ठीक है? अब कौन-कौन से नोटिसेस का रिप्लाई आपको देना ज़रूरी है? तो देखो, नोटिसेस के रिप्लाई है ना, सबसे पहले तो 2-4 नोटिसेस के मैं आपको बता देता हूँ जिनके रिप्लाई नहीं करने। डिमांड नोटिस। अब ये डिमांड नोटिस क्या है? डिमांड नोटिस या फिर रिकॉल नोटिस होता है, ठीक है? अब कई भाई लोग बोलेंगे कि सर लेकिन मैंने कहीं पता करा था, तो वो कह रहे थे कि उसका रिप्लाई देना पड़ेगा उस नोटिस का। तो मैं बता देता हूँ क्यों, चुप रहना अभी। पहले बताता हूँ कि नॉर्मल डिमांड नोटिस और रिकॉल नोटिस होते क्या हैं।
और एक लास्ट वार्निंग नोटिस भी आता है, ठीक है, उसको भी इसी कैटेगरी में आप लगा लो। तो ये जो नोटिस है ना, ये जो 3 नोटिस है, ये भेजे जाते हैं सिर्फ और सिर्फ ये बोलने के लिए कि आप हमारा पैसा दे दीजिए 30 दिन में, ओके, या 15 दिन, कई में 7 दिन भी लिखा है, ओके। वैसे जो कानूनी रूप से 15 दिन माना जाता है तो हम तो उसे मानेंगे, ठीक है। अब ये इस नोटिस का कोई सेंस बनता है? आप अपने तरीके से सोचो, ठीक है, कोई सेंस नहीं बनता, मैं बताता हूँ क्यों, ठीक है। आपने लोन डिफॉल्ट करा है, आप पे ईएमआई भरी नहीं जा रही है, फिर पैसा दिया नहीं जा रहा, जैसे रिकवरी एजेंट कॉल करके बोलता है ना कि आप पैसा दे दो, वैसे ही इस नोटिस में लिखित में भेजा गया कि आप पैसा दे दो, बस इतना है फर्क, और कोई फर्क नहीं है, समझ गए? बस इतना फर्क है और कोई फर्क नहीं है, समझे? अब क्लाइंट पैसा कहाँ से दे देगा भाई? उस पे भाई एक ही ईएमआई तो भरी नहीं जा रही, वो भाई पूरा पैसा 15 दिन के अंदर कहाँ से दे देगा? तो इस नोटिस का कोई सेंस नहीं बनता, इन तीनों नोटिस का। अब जिन भाइयों को इन नोटिस का रिप्लाई देने को बोला गया, तो मैं बताना चाहूंगा, आज के टाइम पे ये लोग हो गए हैं शार्प थोड़ा से, समझे? मतलब जुगाड़ू, मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। आपको डिमांड नोटिस भेजेंगे, रिकॉल नोटिस भेजेंगे, लास्ट वार्निंग नोटिस भेजेंगे, उसके अंदर पूरा माला मसाला लिखा रहेगा कि पैसे दे दीजिए फलाना ढिमकाना। अचानक से बीच में एक क्लॉज आएगा 7वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे, 5वें नंबर पे, जिसमें लिखा रहेगा कि इस नोटिस को एज अ आर्बिट्रेशन नोटिस कंसिडर करा जाएगा। इवोकेशन ऑफ आर्बिट्रेशन, या फिर सेक्शन 21 का मान लो, सेक्शन 62 का मान लो, आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट के अंदर इस नोटिस को वैसा माना जाएगा। या फिर सेक्शन 25 का नोटिस बना के भेज देते हैं रिकॉल नोटिस के अंदर। तो उन नोटिस का आपको जवाब देना है, ओके। अब 3-4 जो हमारे मेन नोटिस है जिनका जवाब देना ही होता है कुछ भी करके, ठीक है, आपको देना ही चाहिए, ओके। सबसे पहले तो आर्बिट्रेशन मैंडेटरी है 100%। क्यों? क्योंकि देखो, आर्बिट्रेशन ऐसा चीज है जो कि आप नोटिस का अगर उसका रिप्लाई दे देते हो किसी भी रूप में, चाहे वो अवार्ड आने से पहले हो या अवार्ड आने के बाद, तो आपकी बात वहीं पर खत्म हो जाती है। आपको कोई कोर्ट कचहरी की झंझट काटने की जरूरत नहीं है, ना तो आपके अकाउंट फ्रीज होंगे, ना ही आपकी सैलरी अटैच होगी। वहीं पर नोटिस का रिप्लाई देने से बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। एक लीगल नोटिस उन्होंने आपको भेजा, एक लीगल नोटिस ऑब्जेक्शन आप उनको भेज दोगे, ओके, वहां पर बात खत्म हो जाती है। बट कई लोग इसके अंदर वो करते हैं कि इधर उधर से पता कर लेंगे, या फिर वही मैंने बताया ना कि डिमांड नोटिस के अंदर आर्बिट्रेशन का नोटिस भेज दिया तो वो लोग रिप्लाई नहीं करते। आप लोग नोटिस को इसलिए चेक करवाओ, सबसे बड़ी बात तो, ठीक है, चाहे हम पे चेक करवाओ, किसी और पे चेक करवाओ, बट जानने वाले से चेक करवाओ, ओके, ताकि आपको पता लगे कि इस नोटिस के अंदर आखिर है क्या, ओके। अब ये चीज हो गई। सेकंड नोटिस जो होता है वो होता है सेक्शन 25 का, ओके, ईसीएस बाउंस का नोटिस है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि जिन जिन भाइयों ने ईसीएस बाउंस नोटिस का रिप्लाई करे हैं टाइम टू टाइम, उनके ऊपर बैंक केस फाइल नहीं करती है। 95% चांसेस है कि बैंक कभी भी केस फाइल करेगी ही नहीं। तो आप लोग नोटिस का रिप्लाई कर देते हो तो अच्छी बात है, बात यहीं पर खत्म हो जाएगी, और आप लोगों के लिए सेटलमेंट का ऑफर भी निकल आएगा। आप सेटलमेंट का क्लॉज भी डलवा सकते हो उसके अंदर, जो आप नोटिस बनवाते हो, ठीक है। सेम चीज चेक बाउंस के साथ भी है, सेम। चेक बाउंस का जो नोटिस है और ईसीएस बाउंस का जो नोटिस है, उनका रिप्लाई लमसम सेम जाता है, थोड़ी सी बस लीगैलिटी अलग होती है, ठीक है, और कोई फर्क नहीं होता। एक नोटिस आप लोगों को और देखने को मिलेगा जो कि आएगा इस टाइम पे जरूर आपको, जो हमारा फॉर्जरी का नोटिस होता है सेक्शन 138 या फिर सेक्शन 136 का, जो कि अमानत में खयानत होता है, ठीक है, फ्रॉड का। तो इस नोटिस पे भी केसेस होते हैं कई बार। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अगर इस नोटिस का रिप्लाई टाइम से कर देते हो और वहां पर बता देते हो कि भाई साहब मैंने लोन लिया था, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं भर पाऊंगा, ये कोई क्राइम के अंदर कंसिडर नहीं होता, बात वहीं खत्म हो जाएगी, समझे? वहीं के वहीं बात खत्म हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ओके। तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन्हीं 4 नोटिस का इन्हीं 4 नोटिस का जवाब दिया जाता है मेनली, ओके। बाकी आपको उतना डरने का। अब कई लोग पूछेंगे कि सर नोटिस और बैंक का जो कोर्ट से समन आता है वो उसमें अंतर क्या होता है? देखो, जो कोर्ट का समन रहेगा ना, उसमें बकायदा पूरा मटेरियल कोर्ट के रिगार्डिंग लिखा रहता है, वहां पर कोर्ट का नाम भी होगा, आपको कोर्ट की जो मोहर रहेगी वो भी उसमें लिखी रहेगी, साइन भी लगा रहता है, ठीक है। और सेकेंडरी चीज ये भी है, उसको आप इंटरनेट पे चेक भी कर सकते हो जाके, ई कोर्ट जो इनकी वेबसाइट रहती है उस पर जाके आप चेक कर सकते हो, वहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। वैसा ही सेम नोटिस बन के कई बार ये लोग लोक अदालत का भी भेजते हैं, बट लोक अदालत के नोटिस से आपको डरने की जरूरत नहीं, आप उसको इग्नोर कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
बट किसी भी सेक्शन 25 के चेक बाउंस के या फॉर्जरी के केस में आपको उनका कोर्ट का समन आ जाए, सेम डे बेलेबल ऑफेंस है, डरने की जरूरत नहीं है। आप बस उस डेट पे या तो खुद अपीयर होइए, अपने लॉयर को भिजवाइए और एक बार सेम डे बेल ले लीजिए, बात खत्म है वहाँ पर, ठीक है। अगर दोस्तों अभी भी कोई दिक्कत परेशानी लगती है लीगल नोटिस से रिगार्डिंग, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।